चलो तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा रियल नंबर चैप्टर। और अगर तुमको इस चैप्टर में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है या कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो तुम बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो। इसके बाद तुमको इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने वाली होगी। ठीक है, तो चलो हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें सबसे पहला एक थ्योरम आता है जो कि है मेरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम बोलता क्या है हमसे, तो ये सिंपल ये थ्योरम हमसे पहले मैं इसको इरेज कर दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सेकंड। तो ये थ्योरम हमसे बोलता है कि अगर मेरे पास कोई कंपोजिट नंबर है, चलो मैं तुमको पहले बता देता हूँ कि कंपोजिट और प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो प्राइम नंबर मेरे वो नंबर होते हैं जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। जैसे कि मेरे पास 3 है तो उसका सिर्फ एक ही फैक्टर, वो किसी और नंबर से डिवाइड होना नहीं है। 3 है और 1 है, 1 तो सबका होता है, तो 1 के अलावा मैं बता रहा हूँ कि 1 होगा और एक और नंबर होगा किसी का भी। मान लो मेरा एक नंबर ले लेता हूँ 23, तो 23 के 2 ही मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, एक 23 दूसरा 1। तो बस वही प्राइम नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से अधिक होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं 8, तो 8 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 3 हो गए ना। और 8 तो खुद का ही है तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए। तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर। जिसके 2 फैक्टर्स वो प्राइम नंबर और जिसके 2 प्लस फैक्टर्स वो कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो अब आते हैं इस थ्योरम पे। इस थ्योरम में कुछ खास है नहीं, मैं जल्दी से समझा देता हूँ। तो ये थ्योरम हमको बोलता है कि अगर मेरे पास कोई भी कंपोजिट नंबर हो, जैसा कि मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 96 ले रखा है, तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज मतलब उसके फैक्टर के रूप में लिखना, उसको फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा होगा। और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा और इसका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये कहना क्या चाहता है मैं तुमको सिंपल सा बताता हूँ। जैसे कि मान लो मेरे पास एक प्राइम नंबर है, छोटा सा ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक प्राइम नंबर है 24, तो ये मेरे पास एक कंपोजिट नंबर है। तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको इसका ये मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं, जिसको नहीं आता वो देख ले, वरना तो आता ही होगा लोगों को। 2 से पहले करेंगे हमको मालूम है सबसे पहला प्राइम नंबर 2 ही होता है, तो 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। और फिर अब ये 2 से तो होना नहीं है, तो इसको 3 से करेंगे तो सीधा सीधा 1 हो जाएगा ना। तो बस यही होता है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो बस हम इसको लिख सकते हैं। तुम कहोगे क्या हम किसी प्राइम नंबर को लिख सकते हैं कि नहीं, तो नहीं लिख सकते, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 23, रुक जाओ पेंसिल से ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ 23, तो या तो ये 2 से नहीं होना है, 3 से नहीं होना है, ये डायरेक्ट 23 से होगा। ठीक है, तो ये 1, तो ये प्रोडक्ट के रूप में कहाँ है, यहाँ तो सिर्फ एक सिंगल नंबर है, लेकिन हमको क्या चाहिए होता है कि वो प्रोडक्ट के रूप में तो रहे। तो बस तुमको इस थ्योरम का उतना यूज़ आएगा नहीं, बस तुमको समझाने के लिए था ये थ्योरम। ठीक है, अब आते हैं हम अपने मेन चीज़ पे। तुमको आएगा क्वेश्चन ऐसे कि एक नंबर दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे हमको दिया है कि इस नंबर को एक्सप्रेस करो। ये नंबर दिया है, इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में तुमको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा करते हैं, मैं एक छोटा वाला करके दिखाता हूँ 156 वाला, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा कोई करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल सा, जिसको नहीं आता वो ध्यान से देखेगा, वरना तो तुम लोग को आता ही होगा। तो हम लोग 156 ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 2 से करेंगे, क्योंकि लास्ट में 6 है तो ये 2 से डिवाइड होगा। मैं आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। तो 78 हो जाएगा। फिर लास्ट में 8 है तो 2 से डिविजिबल अभी भी है 39। अब लास्ट में तो 9 आ गया, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से तो अब होना नहीं है, तो ये क्या 3 से होगा। हाँ, 13 3 से होता है, तो मैं 3 से कर सकता हूँ, वरना तुम 9 से 12 करके भी देख सकते हो। तो ये हो जाएगा क्या, 2 सेकेंड, तो हो जाएगा 13। फिर तो 13 तो प्राइम नंबर है, तो सीधा 13 से होगा। ठीक है, तो बस हमको इस क्वेश्चन में ये बोला था, तो इसको हम सॉल्व करना हो गया। बस ये हम लोग का आंसर लिखना है। तो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग का आंसर इस क्वेश्चन के लिए बस। और हमको इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था। ठीक है, ये हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आता है ये दूसरा नंबर, हम लोग इस दूसरे नंबर को कर लेते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा नंबर है, तो इसलिए घबराना नहीं है। कितना भी बड़ा नंबर है, हमारा प्रोसेस यही होगा। सबसे पहले हम लोग किसी भी नंबर को 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर यहाँ से, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। फिर 13 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है ना, हाँ, फिर आता है 23, फिर आता है 29, इस तरह करते चलेंगे। ठीक है, तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पहला नंबर है हम लोग का 2 से तो होना नहीं है, 3 8 2 5। ठीक है, 2 से होगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 8 3 11 2, 8 1 13 3, 16 2 18, 3 से हो जाएगा, तो 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 5, ये 7 लिखा हुआ है ना, 7 लिखा हुआ है। अभी भी 3 से होगा, हाँ होगा। 4 25 आ जाएगा।
अभी भी 3 से होगा नहीं, 3 से तो अब नहीं होगा, तो हम लोग किससे करेंगे, लास्ट में 5 है तो मालूम है ये 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 से करते हैं 8 5, अभी भी 5 से होगा, हमको मालूम है लास्ट में 5 है तो 17, और 17 तो मेरा प्राइम नंबर आ गया, तो अभी सीधा 17 से ही होगा 1। ठीक है, तो इस नंबर का हम लोगों ने ऐसे कर लिया। अब इसका भी हम लोग जैसे हम लोग इस पिछले नंबर का लिखे प्राइम फैक्टराइजेशन, इससे इसका भी लिख लेते हैं। इंटू 3, ठीक है, तो यही मेरा हो जाएगा आंसर। आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने वही क्वेश्चन लिया जो भी हमने किया, बस थोड़े बड़े बड़े वैल्यूज लिए ताकि तुम इसको प्रैक्टिस कर लो। मैं चाहूँगा कि तुम वीडियो रोक के इसको पहले प्रैक्टिस करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तुम इसको प्रैक्टिस कर लेना। तुमको ऐसे कंसिडर करना है कि एक नंबर है जो कि यहाँ पे 4 की पावर n है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक नंबर है 4 की पावर n। ठीक है, तो 4 की पावर n है, जहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, काउंटिंग नंबर। ठीक है, चेक वेदर इज एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4n एंड्स विद डिजिट 0, मतलब क्या n के यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू हम रख दें, मान लो 4 के पावर पे हम 2 रख दें, मान लो 4 के पावर पे हम 2 रख दें, तो ये भी तो नेचुरल नंबर। क्या इसके लिए इसका जो हम मेरा वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 16 आएगा। तो क्या ये 0 से एंड हो रहा है, नहीं, ये तो 6 से एंड हो रहा है। तो हमको यही पूछ रहा है कि n की क्या कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए ये जो नंबर है ये 0 पे एंड हो। तो बस हमको वही पता करना है, तो कर लेते हैं पता। तो सेकेंड, चलिए तो पता करते हैं। तो सबसे पहले मैं तुमको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि मान लो कोई एक नंबर है, मान लेते हैं ये 160 है। ठीक है, तो 160 आया कहाँ से होगा, 0 है लास्ट में, तो 0 का मतलब क्या है कि 10 से इंटू होगा तभी कोई नंबर आएगा। मान लो कोई भी नंबर है, उसमें 10 से इंटू करेंगे तभी ये 0 आएगा। ऐसे तो 0 आ नहीं सकता। तो बोलो कि ठीक है, 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसा नंबर, मैं तुमको बस यही समझा रहा हूँ कि कोई भी ऐसा नंबर हो जो 0 से एंड होगा, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको 10 तो देखने को मिलेगा। मान लो 2 नंबर का इंटू करके हो रहा है, तो इसका 2 इंटू 5 है, इस दूसरे नंबर का भी कुछ होगा। तो मतलब बस मैं ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर है अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको 2 इंटू 5 देखने को मिलेगा। तो बस हमको यही चेक करना है कि 4 के पावर n में क्या हमको 2 इंटू 5 देखने को मिलेगा। अगर मिलेगा तो मेरा नंबर क्या होगा, 0 से एंड होगा। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, हमको मालूम है कि 4 की पावर n दिया है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये इसको हम लोग 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर 2 n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम इसको प्राइम नंबर के रूप में लिखना चाहेंगे, तो इसलिए मैंने लिख लिया। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये 2 के पावर 2n हो गया, लेकिन यहाँ पे मुझे 2 के पावर में तो कुछ मिल गया, 2 मिल गया। अब मुझे चाहिए 5, लेकिन इसमें तो 5 है ही नहीं। क्या किसी वैल्यू के लिए यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ पे 2 का कुछ भी इंटू होगा, तो मान लेते हैं 1 है तो क्या होगा, 2 के पावर 2 होगा, या मान लेते हैं 2 है तो 2 के पावर 4 हो जाएगा, 3 है तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, कुछ ऐसा ही होगा। 5 मिलेगा तो कोई चांस नहीं, इंटू में कोई नंबर आ ही नहीं रहा है। तो बस मुझे यही बताना था कि इस क्वेश्चन में मुझे 5 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में हमको 5, 4 के पावर n में मुझे 5 मिल ही नहीं रहा, तो 0 से कभी एंड नहीं होगा। तो बस इसके लिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। मैं तो 2 सेकंड समझा देता हूँ, मतलब लिखवा देता हूँ। तो इसके लिए पहले लिखना होगा, वी नो दैट 4 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n we do not have 5 in factorization। राइटिंग थोड़ी गंदी है, समझ जाना। ठीक है, we do not have 5 in factorization, so we can say that for पूरा क्वेश्चन वाला लिख देना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 4 पावर n will never end with 0। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश में ऊपर नीचे हो सकता है, मैं थोड़ा जल्दी में लिखा हूँ तो कुछ छोड़ सकता है, राइटिंग तुम
समझ जाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं होप करता हूँ तुमको समझ में आएगा। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, जो कि है सेम ऐसा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 6 की पावर n है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं बस तुमको समझा देता हूँ, इसको लिखेंगे कैसे, कॉन्सेप्ट तुमको मालूम है। हाँ, तो 6 की पावर n को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n। 6 क्या होता है, 2 इंटू 3 की पावर n होता है ना, तो 2 की पावर n और 3 की पावर n हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे भी हमको 2 मिल गया, 3 मिल गया, लेकिन हमको 5 नहीं मिला, तो ये भी 0 पैंट कभी नहीं होगा, ठीक है, किसी भी पावर के लिए। तुम चाहे तो इसको देख भी सकते हो, 6 की पावर 2 देख के, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, जितनी पावर तुम देखोगे यहाँ पे किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 पैंट नहीं होगा, ठीक। मैंने तुमको कॉन्सेप्ट समझा दिया, लिखना तुमको ऐसे ही जैसे तुमने इस क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तुमसे, और वो है HCF और LCM। तो HCF और LCM होता क्या है, सबसे पहले इस पर कन्फ्यूज़न दूर करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि भाई HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। तो मैं तुमको समझाता हूँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, मैंने सेम नंबर का एग्जाम्पल लिया है ताकि तुमको कन्फ्यूजन हो। पहले समझा देता हूँ कि होता क्या। तो HCF होता है लार्जेस्ट नंबर, मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाए, सिंपल, ठीक है। मतलब जो दिए हुए नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ फैक्टर दिया है ना लास्ट में, HCF में देखो यहाँ पे लास्ट में F होता है, F मतलब फैक्टर, और यहाँ LCM में देखो लास्ट में क्या होता है, मल्टीपल, मतलब जो नंबर दिए उसका मल्टीपल चाहिए। मल्टीपल कैसा चाहिए, लोवेस्ट, L का मतलब लोएस्ट, तो हमको उसका मल्टीपल चाहिए लेकिन लोएस्ट, सबसे कम होना चाहिए। और यहाँ पे फैक्टर चाहिए होता है लेकिन हाईएस्ट, सबसे बड़ा फैक्टर, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिया हुआ है, जैसे 24 और 32 का हमको फैक्टर चाहिए, मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाले नंबर तो ढेर सारे हैं, 1, 2, 4, 8, ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हाईएस्ट। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 8 होता है, तो मेरा HCF क्या हो गया, 8। इसका तुम लोग अपने दिमाग में करके निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ बड़े नंबर्स आएंगे तो उसका तरीका है, वो मैं तुमको आगे बताऊँगा कैसे निकालना है, ठीक, समझ में आया होगा। अब आता है LCM में। LCM मतलब मल्टीपल, 24 और 32 का मल्टीपल, तो इसका टेबल क्या होता है, 24, 48, 72, 96 ऐसे होता है। इसी तरह 32 का भी होता है, तो हमको मालूम है कि इसके भी मल्टीपल होता है, इसके मल्टीपल, लेकिन हमको क्या चाहिए होता है, लोवेस्ट मल्टीपल। और C का मतलब होता है कॉमन, तो जो सबसे जो इन दोनों में कॉमन भी होना चाहिए। तो इन दोनों का कॉमन क्या होता है, 32 3 जा 96 और 24 4 जा 96, तो ये क्या होता है, इन दोनों के कॉमन मल्टीपल होता है, और सबसे छोटा मल्टीपल यही है। वरना आगे जाएंगे तो हमको 192 भी मिलेगा, इसी तरह ढेर सारे मिलते जाएंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए होता है, सबसे छोटा। तो मैं सीधे क्वेश्चन से ही तुमको समझाता हूँ। बोल रहा है कि आपको LCM और HCF निकालना है 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सिंपल क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना तुमको आता ही, जल्दी से हम कर लेते हैं, फिर उसके आगे बताते हैं करना क्या, ठीक है। 6 तो ये क्या हो जाएगा, 2, 3 का हो जाएगा 1, और यहाँ क्या करना है 20 का। मैंने वैल्यूज छोटी ली है ताकि तुमको पहले जल्दी से अच्छे से समझ में आ जाए, फिर उसके बाद हम बड़े बड़े नंबर्स का करेंगे, ठीक है। ये मेरा इधर 6 का हो गया और इधर 20 का हो गया। अब मैं इसको लिख लेता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, हो गया। अब HCF के लिए क्या होता है समझाता हूँ। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये क्या है, इन सब के फैक्टर से लिखे हुए हैं, सिंपल। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि फैक्टर के रूप में लिखना, तो मैंने इसको फैक्टर के रूप में लिखा। तो हमको कॉमन फैक्टर से, इन सब में कॉमन कुछ है, 3 बाई इसमें नहीं, 5 इसमें नहीं, 2 इसमें भी है, इसमें है, लेकिन यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो कॉमन सिर्फ एक ही होगा। ये तो कॉमन नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार यहाँ है, यहाँ है ही नहीं, तो कॉमन क्या हो गया 2। तो मेरा HCF क्या हो जाएगा 2। मान लेते हैं अगर यहाँ पे एक और नंबर होता है इंटू 2, तो यहाँ पे भी 2 बार 2, यहाँ पे भी 2 बार 2, मतलब इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2, तो हम वो लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2, तो मेरा क्या हो जाता है 4 हो जाता है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा कॉमन मिलता है तो उसको मल्टीपल के रूप में लिखते हैं, और उनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही मेरा HCF हो जाता है, सिंपल। बस हमको इसमें कॉमन देखना होता है HCF में। अब आते हैं LCM में। LCM में गेम थोड़ा दूसरा है, बस इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। LCM में हम लोग ऐसा करते हैं कि मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो हमको सारे नंबर्स लिखने होते हैं, जितने भी नंबर मेरे इसमें आए हो या इसमें आए हो। लेकिन लिखेंगे कैसे, जैसे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम काम करते हैं जहाँ पे 2 ज़्यादा हो, जहाँ पे 2 की पावर ज़्यादा हो वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है सिर्फ अकेला, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हम लोग ये वाला लिखेंगे, ये वाला छोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू 2, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे अगला 3, यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो यहाँ पे पावर ज़्यादा होगा इस तरह की, तो हम लोग ये वाला लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह आगे 5 में देख लेते हैं, यहाँ है ही नहीं, बस यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 5, ठीक है। ये तो सिंपल सा एग्जांपल था, इसलिए थोड़ा आसानी समझ में आया होगा। कुछ वैसे होंगे तो तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा।
2 इंटू 2 4, 4 से 12, 12 5 जा 60। तो मेरा HCF क्या आ गया 2 आ गया और LCM क्या आ गया 60 आ गया। इस क्वेश्चन में हमसे बस यही पूछा था, सिंपल यही काम कर तुमको भी करना है और ऐसे आसान क्वेश्चन ही आएंगे। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो आया है, तो उस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि आपको LCM और HCF बताना है जो फॉलोइंग पेयर्स दिए हुए उसका, और ये वेरीफाई करना है। तो जैसे हमने LCM HCF निकाला पहले, वैसे हमको निकालना है और ये वेरीफाई करना है। तो पहले तुमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि LCM किसी भी दो नंबर के LCM और HCF का जब हम लोग इंटू करते हैं तो वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला से रिलेटेड तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और वैसा क्वेश्चन मैंने आगे लिया भी है शीट में। तो पहले लेकिन ये कर लेते हैं, पहले LCM HCF निकालते हैं, फिर ये प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो हम कौन से नंबर का करें, इसी नंबर करते हैं 92 510 का, और फिर बाकी क्वेश्चन होगा तो वो तुमको भी मैं दूंगा करने को। ठीक है, तो सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं सबसे पहले। ठीक है, 92 2 से हो जाएगा, क्या आएगा 46, 2 से हो जाएगा 23, और 23 तो किसी से होना नहीं। 510 2 से हो जाएगा 255, अब 2 से तो होना नहीं है, 3 से हो जाएगा 5 5 10 to 12, 85, फिर से 85 आ गया तो 5 से होगा और फिर 17 से होगा। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, तब इसको लिख लेते हैं, फिर LCM HCF निकालते हैं। तो क्या है 92 था, तो 92 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23, और 510 का क्या था 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार सही लिखा है, हाँ तो ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 था और 0 था। ठीक है, फिर से HCF निकाल लेते हैं। तो HCF के क्या चाहता है कॉमन। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है। यहाँ एक बार 2 है, यहाँ एक बार 2 है, तो सबसे पहले हमको क्या कॉमन मिल गया 2 मिल गया, इंटू और भी मिल सकता है, और तो कुछ 23 इधर 3 इधर 5 17, और तो कुछ हमको कॉमन मिला ही नहीं, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा बस 2 हो जाएगा। और कोई कॉमन मिलता है तो मैं इंटू में उसको लिख देता हूँ। तो HCF मेरा हो गया 2। अब आते हैं LCM में, अब तुमको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, पावर मतलब इतनी बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, यहाँ 2 1 बार है। ठीक है, तुम लोग कौन सा लिखेंगे 2 की पावर 2 वाला, तो 2 इंटू 2, इसको नहीं लिखना है ना। अब आते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, कुछ हमको कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं सब सीधा सीधा लिख लेते, क्योंकि यहाँ 17 यहाँ नहीं है तो इसी का लिखेंगे, इसी का लिखेंगे, इसी का। और 23 यहाँ पे नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था नहीं। ठीक है, तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 हो गया। अब मेरे पास आ गया LCM HCF दोनों। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार कैलकुलेशन सही है ना। ठीक है, तो ये मेरा आ चुका है। अब इसी फॉर्मूले में ये जो हमको दिया हुआ है इसी में हम पुट कर लेंगे। तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो वी हैव टू वेरीफाई डैट, फिर फॉर्मूला लिखना है, फिर सब में वैल्यू पुट करते जाना है। मैं सीधा सीधा लिख के दिखाता हूँ, तुमको मालूम है तो उसमें मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तुमको पूरा लिखना है। तो HCF क्या आया था 2 आया था, ये गया था 23 460, और नंबर्स क्या थे 510 एंड 92। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक, बस अब मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। इधर करूँगा क्या आएगा 1, इधर की वैल्यू ये आ गई। अब इधर की वैल्यू कर लेते हैं 51 2 1 10 आएगा 4, ये आ जाएगा तुम्हारा 469। मैंने सही किया है तो यही आएगा। ठीक है, और तुम्हारे आने में से अगर ये बराबर नहीं आता है तो समझ जाओ कि तुमने कहीं HCF और LCM में गलती की है। बस हमको यही करना है। ठीक है, सिंपल से ये काम करना है इसमें। चलो अब अगले क्वेश्चन में सब चलते हैं। यहाँ पे देखो, जैसा मैंने बोला था कि इस फॉर्मूले में हमको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले पे यहाँ पे हमको बोला है कि इन दोनों नंबर का HCF 9 दिया हुआ है, आप LCM बताइए। ऐसा नहीं कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करके कैलकुलेट करना है, नहीं, हमको फॉर्मूले से पता करना है। फॉर्मूला क्या होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट। मैं सीधा सा प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, तो पूरा लिखना प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो HCF क्या दिया हुआ है हमको 9 दिया हुआ है, LCM नहीं मालूम, प्रोडक्ट ऑफ नंबर
पता कर लेते हैं 306 इंटू 657। तो सबसे पहले अब हमको एलसीएम चाहिए, तो हम एलसीएम को इधर सेपरेट कर लेंगे। 2 सेकेंड। तो हमको इसमें एलसीएम चाहिए, तो हम तो 9 उधर जाएगा तो मेरा क्या इक्वेशन बनेगा, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9, ऐसा ही बनेगा। अब हम 9 को डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 73। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मेरा एलसीएम आ गया। तो कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं जल्दी से, मैं जल्दी करता हूँ। थ्री है ना, ये भी 3 है, तो चलो, तो ये हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला इंपुट करना है और जो भी नंबर उसको दूसरी तरफ लाना है तो वो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है कोई चीज़ इधर इंटू में था तो अगली साइड में जाके डिवाइड, और फिर मैंने डिवाइड करके जल्दी से निकाल लिया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत बच्चों को समझ में आता नहीं, लेकिन ये बहुत ही आसान है। ठीक है, हमको बताना है कि आखिर क्यों ये नंबर कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर का मैंने क्या बताया था कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इस नंबर को सॉल्व करेंगे और फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता देंगे कि इसका देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर पा रहे हैं, तो ये मेरा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक, तो चलिए जल्दी से इसको समझा देते हैं। मैं एक नंबर लेता हूँ और दूसरा नंबर मैं चाहूँगा कि तुम करो ताकि तुमको समझ में आए। जैसे मेरे पास ये नंबर दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, तो मैं चाहे तो इसमें कॉमन ले सकता हूँ 13, या चाहे तो पूरा कैलकुलेट करूँ, लेकिन मेरे लिए कॉमन लेना आसान होगा। तो यहाँ पे 13 दूंगा कॉमन, तो क्या आएगा 7 इंटू 11, यानी कि तो यहाँ पे क्या आएगा 7 इंटू 11, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 77, और यहाँ तो 13 ले ही लिया तो यहाँ क्या बचा 1, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 78। ठीक है, हाँ, तो इसलिए तो सबसे पहले मैंने इस नंबर को जो नंबर दिया था उस नंबर को सॉल्व कर लिया, ये आया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, अगर ये डायरेक्ट किसी एक नंबर से कट जाएगा तो ये प्राइम नंबर है, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है तो ये कंपोजिट नंबर है। तो आ जाओ कर लेते हैं 1014, सिंपल हमको दिख रहा है 2 से कटेगा 507, अब किसी से कटेगा 2 से तो कटना नहीं, 3 से कट जाएगा, तो 13 से कटेगा, हमको मालूम है सीधा 13 का स्क्वायर होता है। तो ये देखो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो बस इसके लिए हमको लिखना है कि, तो इसके लिए बस हमको इंग्लिश में ये लिखना है कि इस नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और इसमें हमको इसके ढेर सारे फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, सो दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर। 2 से अधिक फैक्टर्स देखने को मिले तो ये कंपोजिट नंबर है, बस इसको हमको इंग्लिश में लिखना है। मुझे लिखने में यहाँ दिक्कत होगी ना, मैं लिख के तुमको बता देता। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कर लेते हैं, जिससे क्वेश्चन हमको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले हम कुछ 2 चीज़ जल्दी से समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, फिर उसके बाद तुमको इरेशनल नंबर भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले रैशनल नंबर समझ लेते हैं। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसका ये डेफिनेशन तो मैंने लिख दिया है, लेकिन बस तुमको समझना है क्या होता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ। p/q मतलब फ्रैक्शन के रूप में, जैसे कि हम फ्रैक्शन में लिखते हैं ना 3/5, तो ऐसे मैं फ्रैक्शन के रूप में किसी भी नंबर को लिख सकता हूँ, तो क्या होता है मेरा रैशनल नंबर होता है। लेकिन उसके साथ और शर्त क्या है कि मेरा ये जो q है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये इंडेफिनिट हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला तो नियम ये है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये है कि ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम जिसको नहीं मालूम मैं उसको बता दूं कि को प्राइम का मतलब होता है कि इन दोनों नंबर का कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा, मैंने लिख दिया 22/26। ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर तो है ना, ये 2 से हो रहा है डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या होंगे, ये मेरा रैशनल नंबर नहीं बोला जाएगा। जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, जैसे हो गया 11 और ये हो गया 13, तो अब इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये रैशनल नंबर है। ठीक, तो मतलब कि को प्राइम मतलब कोई कॉमन फैक्टर, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, 1 को छोड़ के, 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 को छोड़ के बात हो रही है। ठीक, तो बस रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ, जैसे फ्रैक्शन लिखते हैं वैसे, जहाँ पर q मेरा 0 नहीं होना चाहिए, लिखा है ना यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, और ये दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने तुमको यहाँ दे दिए और एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं, तो जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो मेरे रैशनल नंबर होते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं जो कि माइनस में हो प्लस में हो, मुझसे मतलब नहीं है, या
या फिर जो भी हो जिसको मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ या इससे लिख सकता हूँ। तुमने देखा होगा कि मैंने कहा कि फ्रैक्शन में लिखना है, लेकिन यहाँ पे कुछ नंबर्स को डेसिमल में लिखा गया है। तो ये क्या चीज़ है, चलो वो चीज़ समझा देता हूँ यहीं पे साइड में। तो फ्रैक्शन का तो समझ में आया कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा होना चाहिए। डेसिमल का क्या है, डेसिमल के लिए क्योंकि कोई डिफाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, जैसे कि मैंने लिखा 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये हो गया, इसके बाद कुछ है थोड़ी, 0 है तो उसको हमको काउंट नहीं करते। ठीक है, तो मतलब ये पहले तो ये रैशनल नंबर हो जाएंगे। दूसरे कौन सा रैशनल नंबर हो जाएंगे, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन उसके साथ साथ वो रिपीट करते हैं। जैसे कि एक फ्रैक्शन है, मान लो 1.213 213 213 और इसी तरह ये चलता जा रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, यहाँ पे मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म तो नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू चलती जाएगी, लेकिन ये क्या हो रहा है, कुछ के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये भी मेरा रैशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है, अगर तुमको डेसिमल में दिया है तो ऐसा होता है। ठीक है, आई होप तुमको रैशनल नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, या तो मुझे फ्रैक्शन में ऐसा दिया होगा या तो डेसिमल में दिया होगा। डेसिमल में दो प्रकार के, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुमको कन्फ्यूजन हो। जो कि डिफाइनाइट हो, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, इसके बाद कुछ बढ़ नहीं रहा है घट नहीं रहा है, और दूसरा जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन कुछ के बाद वो रिपीट हो रहे हो नंबर्स डेसिमल के बाद। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर में। इर्रेशनल नंबर ठीक इसका उल्टा होता है। इर्रेशनल नंबर में क्या होता है, डेफिनेशन वाइज तुम देखोगे तो वही होता है कि जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ पे वही सेम चीज़ है कि बस नहीं कर सकते। मान लो एक नंबर है जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में, तो जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते और क्यू मेरा 0 नहीं होना चाहिए, और जब इसको हम डेसिमल के रूप में लिखते हैं तो इर्रेशनल नंबर इंडेफिनिटली विदाउट रिपीटिंग होता है। ठीक है, क्या होता है समझाता हूँ, इसका मतलब क्या था। अभी मैंने तुमको डेसिमल के लिए 2 एग्जाम्पल ऊपर दिए थे। मान लो एक डेसिमल है जिसका वैल्यू है 1.213456723 ऐसे अपना चलता जा रहा है। तो ये इंडेफिनाइट है, मतलब इसकी वैल्यू खत्म भी नहीं हो रही है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ साथ ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो रिपीट नहीं कर रहा है तो ये भी मेरा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर नॉर्मली हमको ऐसे देखने को मिलते हैं, √2 √3 √5 √7, तो ऐसे नंबर्स होते हैं। ठीक है, मान लो तुमको मैं एक वैल्यू देता हूँ √36, क्या ये मेरा इरेशनल नंबर होगा? नहीं, ये बिल्कुल भी रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 6, और 6 मेरा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। ठीक है, हाँ चलो तुमको आई होप समझ में आएगा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब इसी के बाद हमको इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि हमको प्रूव करने को भी आता है, तो इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन आता है कि प्रूव करिए √2 इरेशनल है। तो इरेशनल मतलब क्या होता है, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख पाए, लेकिन हम इसको प्रूव करने के लिए हम इसमें कुछ दूसरा काम करते हैं। क्या काम करते हैं, हम इसमें लेट करते हैं, लेट, राइटिंग थोड़ी वैसी है तो समझ लेना, इज रैशनल। ठीक है, मैंने मान लिया रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि उसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सो हम इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख लेंगे, 2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब मैंने तुमको समझाया ना, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन में हम यही करने वाले हैं। हम पहले मान लिए कि ये रैशनल नंबर है, और हम इसका दिखा देंगे कि देखिए इसका एक कॉमन फैक्टर है, तो ये तो को प्राइम हुआ नहीं, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, तो ये इरेशनल है। हम कुछ ऐसा इसमें करने वाले हैं, चलो करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इसके लिए ये जो क्यू है इसको ऊपर ला देंगे इधर, और ये जो √2 इसको इधर लेते आएंगे। चलो तो लिख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, फिर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायर करने पे हमको क्या मिलेगा, इधर मिलेगा क्यू स्क्वायर, इधर मिलेगा पी स्क्वायर, और इधर मिलेगा √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, मिल गया। अब इसके बाद एक थ्योरम आता है जो कि तुमको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं जल्दी से बताता हूँ कि अगर कोई नंबर, मैं यहाँ साइड में बताता हूँ, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर, मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर 5 है, ये अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये बराबर नहीं होता, मतलब वैल्यू सेम नहीं आएगी, लेकिन ये इसको भी डिवाइड करेगा। सेम कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नंबर 5 या कोई भी नंबर समझ लो जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो पी को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं पी की जगह 4 ले लेता हूँ, 4 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा, तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा, जैसे 16 2 से डिवाइड हो रहा है, वैल्यू सेम नहीं आएगी लेकिन होगा वही। ठीक है,
बस यही है कि वो उसको भी डिवाइड करे, इसका मतलब बस यही होता है। तो बस इसी थ्योरम का हम आगे यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाते हैं इधर दोबारा। ठीक है, तो हमको मालूम है कि P, जैसा हमने थ्योरम पढ़ा था ऐसा तुम लिख सकते हो, वी नो डैट if p square is divided by 2 then p will be also divided by 2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आगे आ जाते हैं। तो हमको ये तो मालूम पड़ गया कि p जो है 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू भी तो कुछ आएगी, और वैल्यू क्या आएगी तो मान लेते हैं मैं कि उसकी वैल्यू c आएगी। क्या आएगी, c। ठीक है, तो अब c को दोबारा मैं इधर लिख लेता हूँ, तो p इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो p इज इक्वल टू हम लोग 2c लिख सकते हैं। अब इसी को, ये जो हमने पहला इक्वेशन था हमारा जिसको मैंने लिखना भूल गया, तो जो पहला इक्वेशन है यहाँ पे हम p की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, इस इक्वेशन से हम p की वैल्यू उठाएंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, अभी तो हमने ये दिखा दिया कि 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब p को डिवाइड कर रहा है। अब हम ये दिखाएंगे कि जो 2 है q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, जिससे हमारे पास आ जाएगा कि 2 इनका कॉमन फैक्टर आ चुका है। ठीक है, तो हम इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन में क्या होता है, तो उसके 2 होता है, और यहाँ p का स्क्वायर था तो यहाँ पे 2c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन 2। ये क्यू है ना, 9 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमको वही थ्योरम है जैसे यहाँ पे था p स्क्वायर बाई 2, तो हमने बोला था, तो उसके हमने बोला था कि p स्क्वायर बाई 2 है, तो p if p square is divided by 2 then p will also be divided by 2। सेम हमको वही चीज़ यहाँ पे लिखना होगा, if q square is divided by 2 then q will be also divided by 2, but that is not possible। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, because p and q, ठीक है, p and q are co-prime, so our assumption is wrong। ठीक है, and √2 is a irrational number। ठीक है, ऐसा लिख लेना है। लिखने में राइटिंग थोड़ा तुमको ना समझ में आ रही होगी, लेकिन समझ गए होगे तुम, आई होप करता हूँ कि तुमको समझ में आएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें ऐसा करना है। मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजिंग तो है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q को प्राइम होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया, इन सबको इंटरचेंज कर दिया, इसको यहाँ लेते हैं, इसको यहाँ लेते हैं, तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, फिर दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको था कि इफ p स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 देन p विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, तुमको लिखना पड़ेगा। फिर हो गया, तो मैंने ये देखा कि जब p 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसकी कुछ वैल्यू तो आएगी, 1 2 5 6 जो भी आती होगी। तो मैंने मान लिया कि वो वैल्यू क्या है, c, वो वैल्यू c है। तो फिर हम इस 2 को इधर लेते आएंगे, तो p इज इक्वल टू 2c। ठीक है, अब हमको यहाँ से p की वैल्यू मिल गई है, तो इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट करते ही हमको यहाँ 2c का स्क्वायर दिख जाएगा, जैसे ये 4c का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर कटने के बाद ये दोबारा से q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर अपॉन में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से 2 को वापस यहाँ लाया। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2 देन q विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से, तो q भी डिवाइड होगा 2 से। फिर उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे बट दैट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि p और q तो को प्राइम है यार, इनका तो 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ही होना चाहिए, लेकिन हमको तो यहाँ पे 2 मिल गया, तो ये क्या है, गलत है। सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, तो हमने जो माना था भाई, मतलब हम जो काम कर रहे थे कब से, वो तो गलत था। एंड √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आएगा, इसलिए मैंने तुमको ये रिवाइज करा दिया। अब आते हैं इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है जो दूसरे टाइप है। मेनली तुम्हारे एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो चलो इसको भी बता देता हूँ। तो इसमें भी सेम वही काम करेंगे। लेट 3 + 2 √5 इज
रैशनल। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही हो? सो लिखो चाहे मत लिखो, तुम्हारे ऊपर है। 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q। तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे तो उसका p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको इसके बाद हम ये जो √5 है इसको आइसोलेट करेंगे इधर कोने में, बाकी सबको इधर p/q के साथ भेज देंगे। ठीक है, चलो तो पहले ये सबसे प्लस वाला इधर लाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल टू p/q -3। -3 कैसे हो जाएगा, तो p - 3q अपॉन में q हो जाएगा। q मैंने क्या कर दिया, एल्सियम लेके कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो 2 है, 2 कहाँ जाएगा, 2 भी इधर इनटू में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे लिख सकते हैं p - 3q अपॉन में 2q। ठीक है, हमने इसको ऐसा लिख लिया। अब हम ऐसा देख सकते हैं, बस ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। इधर मेरा क्या है, इरेशनल नंबर है, इधर क्या है पता नहीं, चलो पता करते हैं। ये सब क्या है मेरे, ये भी मेरा क्या है 3 है, 3 से इंटू कुछ होगा तो ये मेरा नॉर्मल नंबर आएगा, ये भी नॉर्मल नंबर आएगा, और ये तो पी और क्यू तो नॉर्मल ही नंबर है, उनसे 3 से 2 से किसी का इंटू होगा तो वो मेरा नॉर्मल नंबर आएगा, मतलब रैशनल नंबर आएगा। तो इसी से मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने माना है ये गलत है। इधर मेरा आ रहा है रैशनल नंबर, इधर आ रहा है मेरा इरेशनल नंबर। सो फिर इसमें लिख सकते हैं, सो आवर assumption is wrong। ठीक है, तो हमारा assumption wrong है, एंड 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। ठीक, ये सिंपल सा होता है, बस ऐसे तुमको करना होता है। इसमें दोबारा से बता देता हूँ कि मैं मानूंगा कि रैशनल नंबर 2 सेकंड, मैं मानूंगा कि ये रैशनल नंबर है, जहाँ पे इसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ। तो √5 को आइसोलेट करेंगे, क्योंकि हमको एक तरफ चाहिए होगा इरेशनल नंबर और बाकी तरफ मैं रैशनल नंबर दिखा के प्रूफ कर लूँगा। तो इसको आइसोलेट कर दिया मैंने, जहाँ पे लास्ट में ये आया, और लास्ट में जब ये आया तो मैंने बोल दिया कि भाई ये तो मेरा रैशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे p/q मेरे क्या है इंटीजर्स हैं, सॉरी p/q मेरे इंटीजर्स हैं, और उसमें से ये भी नंबर इंटीजर होगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो इंटीजर से इंटीजर का भी माइनस होने पे मेरा कभी इरेशनल नहीं आना। तो ये मेरा क्या है, रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर। सो आवर assumption इज रॉन्ग एंड 3 + √5 इज अ इरेशनल नंबर। मैं होप करता हूँ कि तुमको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और कोई चीज़ अच्छे से नहीं समझ में आएगी तो वीडियो को दोबारा से देख लो, तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये रैशनल इरेशनल वाली चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, लेकिन तुम 1-2 बार करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा।